नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो एक तरफ गजा में जो अवैध नाकेबंदी समंदर की तरफ से इजराइल ने कर रखी है, उसको तोड़ने के लिए ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ गजा में जो कुछ चल रहा है आईडीएफ की तरफ से, उस कार्रवाई को रोकने के लिए बातचीत हुई है और एक प्रस्ताव लाया गया है। वो ट्रंप की तरफ से लाया गया है क्योंकि नेतन्याहू न्यूयॉर्क में थे और ट्रंप से बातचीत की और ट्रंप ने इसी दौरान एक प्रस्ताव रख दिया हमास के लिए कि हमास सब कुछ अगर बंधकों को छोड़ देता है तो सब बिल्कुल शांति शांति हो जाएगा। क्या कुछ कहा गया, क्या शर्तें हैं, हमास की तरफ से इसमें जवाब क्या आया है, ईरान ने क्या कहा है और बाकी के अरब कंट्रीज की तरफ से या मुस्लिम देशों की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया क्या आ रही है। आने वाले दिनों में क्या गजा में जो चल रहा है वो थम जाएगा और ट्रंप का प्लान काम कर जाएगा। इन्हीं सारी चीज़ों को आज समझने वाले हैं, इस पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और सबसे पहले ट्रंप के गजा प्लान की बात करते हैं। सर बिल्कुल पुनीत, ये जो गजा प्लान आपने बताया है, ट्रंप टावर जो था, क्या नाम था उसमें, जो गजा में उन्होंने ट्रंप की पहली योजना थी। ट्रंप दरअसल पूरे गजा को कंट्रोल नहीं, करना एक जो उन्होंने फोटो डाला था, मैं जो उन्होंने फोटो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ वो था, मुझे अभी हाँ, क्षमा तो चाहूंगा। बेसिकली ये करीब करीब ऐसा ही प्लान है। इसमें कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस ये था कि शायद ये जो नया गजा बनेगा इसमें ट्रंप की कंपनियों को सीधे फ़ायदा ना पहुँचे, लेकिन जो पहले 6 महीने पहले जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी चीज़ें, उसमें तो गाज़ा में ट्रंप टावर और तमाम तरह की चीज़ें थी। तो बेसिकली ये है क्या, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि ये माइनस हमास होगा, यानी कि हमास का इसमें कोई रोल नहीं होगा। उनको कहा जाएगा कि आप इसके पार्ट नहीं होंगे। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें फ़िलिस्तीन के लोग होंगे, साथ ही इंटरनेशनल एक्सपर्ट होंगे, जिसमें कुछ हेल्थ एक्सपर्ट हो सकते हैं, म्यूनसिपैलिटी का जिनका अनुभव है वो हो सकते हैं, कुछ बैंकिंग फाइनेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं इंटरनेशनल। तो वो मिलकर कमेटी एक ये पूरे रीजन को चलाएगी। इस रीजन में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा जहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी लोकल, चाहे उसमें बेकरी की हैं, खाने पीने की चीज़ों की है। साथ ही स्पेशल टैरिफ होंगे, यानी कि जो पूरा इलाका है, जो ऑटोनोमस रीजन है, ये बाहर जॉर्डन, मिस्र और अमेरिका से जो सामान होगा वो काफ़ी रियायती दरों पे दिया जाएगा, जिसमें कोई हाई टैरिफ नहीं होंगे ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें होगा ये कि इसमें पूरा इसका रीडेवलपमेंट करा जाएगा। जितना भी फ्लैट किया गया है उसको फिर से बनाया जाएगा। सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी, ये सब जिम्मेदारी इस कमेटी की होगी। और साथ ही आसपास के जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, चाहे उसमें कतर है, सऊदी अरब है और बाकी और भी जो मुल्क हैं वो हैं, जॉर्डन है, ये तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्री उसमें मदद करेंगे, इमदाद देंगे। साथ ही अमेरिका भी इसे अच्छा खासा फंड करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और साथ ही वेस्ट बैंक में जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है, महमूद अब्बास वाली, उसको भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। हालांकि इजराइल इस पर लगभग एग्री होता हुआ दिख रहा है, बशर्ते गारंटी इजराइल ये चाहता है कि हमास के कोई भी मेंबर इसका हिस्सा ना बने। तो कुल मिला के जो गजा टावर, याद आ गया मैं नाम जिसमें कंफ्यूज हुआ, वो जो गजा टावर बनने थे, वो ट्रंप की जो पहली योजना थी उसका एक थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन है और ये अमेरिका ने पेश किया है और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। अब सवाल ये है कि क्या इस ज़मीन पर लागू हो पाएगा या नहीं। तो इसके जो मुझे चांसेस लगते हैं वो बहुत कम है। वजह क्या है, क्योंकि हमास को बाहर सोचना कि हमास वहाँ पर नहीं होगा और वो आसानी से लोगों को काम करने देगा, जो बाहर की कमेटी आई थी, तो मुश्किल लगता है। क्योंकि अभी भी करीब करीब आधा हिस्सा गजा का, आधा तो चलो तबाह बर्बाद हो गया, उसमें कुछ नहीं है, पर आधे हिस्से में जो हमास के मेंबर हैं, स्लीपर सेल्स हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। तो उनको आइडेंटिफाई, सेग्रीगेशन करना कि ये हमास सपोर्टर है, नॉन हमास सपोर्टर है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। ये बहुत मुश्किल टास्क है। और गाज़ा में जो एक मेंटलिटी है लोगों की, यानी कि जो उन्होंने इतनी तबाही देखी है,
तो अब उन्हें ये समझा पाना कि हम आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे, वो भी समझने की हालत में नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल से तो जंग देखी है, पिछले 50-70 सालों में कत्लेआम देखा है। तो अब उनको कोई ऐसा प्रपोज़ल देना कि रातों रात आप के अमन चैन आ जाएगा, बहुत मुश्किल है। ये इसमें कुछ मियाद भी ट्रंप दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमास मान गया तो ठीक, वरना मेरी तरफ से खुली छूट। हाँ, बिल्कुल वो बात है कि हमास ने अगर इस प्रपोज़ल को माना, पहली बात तो हमास का कहना ये है, जो उनके प्रवक्ता हैं, उनका नाम है महमूद मरदावी, उनका कहना ये है कि वी डोंट हैव ए रिटन डॉक्यूमेंट, कि हमें कुछ ऐसा लिख के नहीं मिला कि ऐसा होगा। किसी की सुनी सुनाई बातों पर मान लेना कि ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आपने सीरिया में क्या किया? सीरिया में आपने एक, जिसको आप टेररिस्ट कहते थे, उसको आपने वहाँ की सत्ता दी। तो फ़िलिस्तीन में जब तक हमास किसी भी बातचीत का एक मेंबर नहीं होगा, आप उसे एक्सेप्ट करें ना करें, आप उसे ये कहें कि वो टेररिस्ट है, ठीक है, वो नुमाइंदा नहीं है, ठीक है, वहाँ तक भी आपकी एक बात मान ली नहीं, जाएगी। लेकिन है उनकी नुमाइंदगी तो है ना, पॉलिटिकली तो नुमाइंदगी है उस वहाँ पर। लेकिन आपको हमास के साथ बातचीत करे बगैर आप सोचे गज़ा में जो है शांति स्थापित होगी, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह क्या है कि हमास की जो जड़ें हैं वहाँ के समाज में, वहाँ की सोसाइटी में, पूरी दुनिया चाहे उसको ना माने कि जो उनका रास्ता है गलत हो भी सकता है भी कुछ हद तक, पर वहाँ सोसाइटी में उसकी जड़ें जो हैं हमास की, वो ज़्यादा गहरी है। तो ऐसे में हमास को माइनस करके पीस की बात करना मुझे लगता है कि मुश्किल होगा। लेकिन हमास कह रहा है कि हम रिव्यू करेंगे। अच्छा, ये इससे बड़ी बात ये है कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी, पीए और हमास दोनों ये कह रहे हैं कि सिक्योर फ़िलिस्तीन सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि इसमें किसी की दखलंदाजी हमको बर्दाश्त नहीं है। अगर फ़िलिस्तीन को आप समझ रहे हो फ़िलिस्तीन बनाना चाहते हो, तो फ़िलिस्तीन के लोग मिलकर बनाएंगे, आप किसी बाहरी को नहीं ला सकते। बिल्कुल, ये मुद्दा है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बात थी कि हम खुद मुख्तार होंगे, हमारा जो पूरा इलाका होगा हम गवर्न करेंगे, तो सेम फ़िलिस्तीन अथॉरिटी पर यही तो इल्ज़ाम हमास की तरफ से लगते हैं कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल फ़िलिस्तीनियंस, यानी कि जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं, जो वहाँ की फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है, महमूद अब्बास की जो पार्टी है, वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। हमास जब गाज़ा 2007 में उन्होंने जब सीज़ किया, 2006-7 में गाज़ा में जब हमास की गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने इसी मुद्दे पर वहाँ इलेक्शन में जीत हासिल की थी कि जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है वो वेस्ट की और दूसरे मुल्कों की पपेट है, पपेट है, तो पपेट ही बोलते थे। तो अब आप सोचें कि गाज़ा में भी एक ऐसी स्थिति कायम हो जाए जहाँ पर एक कमेटी हो जिसमें इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हो, 1-2 जॉर्डन के लोग हों, 1-2 इजिप्ट के लोग हों, एंड देन और फिर ये सोचा जाए कि अमन व अमान आ जाएगा, तो मुश्किल है। हमास यही कहता है कि हम अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो अधिकार है वो रखते हैं, और गाज़ा प्लस फ़िलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक का जो हिस्सा है वो प्लस सेंट्रल इज़राइल, इनको मिलाकर हम एक नया फ़िलिस्तीन कंट्री बनाना चाहते हैं। जो उनका रास्ता है उससे पूरी दुनिया असहमत हो सकती है, असहमति का अधिकार भी है, और जो उन्होंने 7 अक्टूबर को 2023 को किया उसकी भी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि आप बेगुनाहों को नहीं मार सकते। यहाँ पर कोई हम महिमा मंडन नहीं कर रहे, पर रियलिटी ये है कि जो गज़ा का सोसाइटी है उसमें जो हमास की जो जड़ें हैं वो डीप रूटेड है, उन जड़ों को इतनी आसानी से काटना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये सब जो हो रहा है इसमें बाकी लोगों की प्रतिक्रिया, जैसे फ्रांस की तरफ से जो फ़िलिस्तीन को फ़िलिस्तीन बनाने में या उसको एक राज्य का दर्जा देने में सबसे अगुवाई कर रहा था, वहाँ से इमानुएल मैक्रों की तरफ से इसके लिए कहा गया कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अरब कंट्रीज़ और यमन और ईरान की तरफ से इस मामले में क्या प्रतिक्रिया आई है, कतर की तरफ से? देखिए, ईरान और कतर तो कुछ हद तक सपोर्ट कर सकता है इस प्लान को, हालांकि पूरी तरह सपोर्ट अभी नहीं किया है ईरान ने, लेकिन इस प्लान को रिजेक्ट किया है। ईरान ने कहा है कि जो फ़िलिस्तीन के लोगों का सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो अधिकार होना चाहिए।
कतर ने थोड़ी सी सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग से मसला हल हो सकता है और कतर इसमें बातचीत कर सकता है, पर एक तरफा अगर आपने प्लान को लागू किया जो हमास को मंजूर ना हो और उसमें हमास की हिस्सेदारी या भागीदारी ना हो, तो ऐसा प्लान सस्टेनेबल नहीं है। ये दोनों मुल्कों का कहना है। अब इसमें एक मुद्दा ये भी आता है कि नेतन्याहू ने कतर के आमिर से बात भी की, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मसला उभर के सामने आया है। शायद मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसा कहा गया होगा कि आप उनसे बात करें, थोड़ा मामले को ठंडा करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी हमने समझा कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं गज़ा में। मैंने आपको शुरुआत में जहां से कहानी शुरू हुई थी, जब चर्चा शुरू हुई थी, वो थी ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला, जो कि जहाज़ों का एक बेड़ा है और इसमें तुर्की के जहाज़, जंगी जहाज़ भी हैं जो उसको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है गज़ा पट्टी की तरफ, समंदर की तरफ से। और वहाँ पर इनका लक्ष्य है मदद पहुँचाना, एड पहुँचाना, ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाना, दवाइयाँ पहुँचाना, और तमाम दुनिया भर के लोग इसमें मौजूद हैं। ये लग रहा है कि 2 दिनों के भीतर वहाँ पर पहुँच जाए। इस बीच 72 घंटे का वक्त ट्रंप ने दे दिया है हमास को। हमास ने कहा है कि अभी हमारे पास कोई रिटर्न में कोई ऑफर नहीं आया, लेकिन कतर ने क्या कहा है? कतर ने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए, मध्यस्थता कराने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है कि मध्यस्थता होगी या फिर से जंग होगी? क्योंकि नेतन्याहू का प्लान जो है वो कह रहा है हमास की ये एक मिरर की तरह है कि नेतन्याहू के नज़रिए से ये पूरा प्लान बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है? ग्लोबल अड्डा में कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत धन्यवाद।